अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे अहम खबर तो चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा है और इस्तीफ़ा उन्होंने इस बिना पर दिया कि उनके काम में मुदाखलत की जा रही थी। और दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इमरान खान और बुशरा बीबी की तलबी है नैब की जानिब से आज ही के रोज़ इस्तीफ़े के बाद जो अगली खबर ये आई कि उनको 9 मार्च को तलब कर लिया गया, इमरान खान को भी और बुशरा बीबी को भी। तो प्रोग्राम का आगाज़ मैं इसी खबर से करना चाहूँगा, इन दोनों खबरों से। आफ्ताब सुल्तान के हवाले से ये अफवाह पिछले 2-3 हफ्तों से गर्दिश कर रही थी और एक जुमला उनसे मंसूब करके बार बार बोला जाता था और वो जुमला ये था कि मैं जस्टिस जावेद इकबाल बनने पे तैयार नहीं हूँ। ये इसके बड़े मानी हैं इस जुमले के, क्योंकि जस्टिस जावेद इकबाल के मुतल्लिक़ तासुर ये था कि उनसे जो भी फरमाइश इस्टेब्लिशमेंट की थी, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की, और या जो इमरान खान की फरमाइश थी वो पूरी हो जाती थी। फरमाइशें उन्होंने बशीर मेमन से, जो DGFIA थे, उनसे भी की थी, लेकिन वो फरमाइशें पूरी नहीं हुई। बशीर मेमन की छुट्टी होगी, लेकिन चेयरमैन नैब कंटिन्यू करते रहे, रिटायर होने के बाद भी कंटिन्यू करते रहे। और जब वो फरमाइशें थोड़ी सी रफ्तार कम थी तो एक वीडियो उनकी सामने आई और वीडियो मंजर आम के आने के फ़ौरन बाद ही वो जो केसेस से अपोजिशन के ऊपर बनने की रफ्तार, उसमें बहुत तेज़ी आ गई। तो कोई भी ऑनरेबल आदमी अगर होगा तो वो शायद वो हरकतें ना करना चाहिए, इसलिए उसको बेहतर रास्ता, उसका जो ऑनरेबल एग्ज़िट है वो शायद उसके लिए बेटर ऑप्शन होती है, जो आफ्ताब सुल्तान ने एक्सरसाइज की। हमारे जाहिद गिशकोरी साहब हमारे साथी हैं, उन्होंने इसके ऊपर 8-10 रोज़ लगा के कुछ काम भी किया, कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी ली कि क्या क्या चीज़ें थीं, और ये बड़ी मौसर तरीके से उन्होंने इसके ऊपर काम किया है। मैं कुछ लोगों के नाम ले सकता हूँ, लेकिन कुछ के गुरेज करूँगा नाम लेते हुए। सबसे बड़ा जो दबाव ये था कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों पे, जिसमें परवेज़ खटक भी शामिल है, मालम जब्बा या दूसरे मामला, तो उसमें पकड़ के परवेज़ खटक को अंदर डालो, इसके KP के कुछ और लोग 4-6 अंदर डालो ताकि इसको सीधा करने में मदद मिल जाए। एक ये दबाव था। दूसरा दबाव ये था कि परवेज़ लाई और मुनस लाई के ख़िलाफ़ केसेस बनने चाहिए और इनको अंदर जाना चाहिए, पकड़ के इनको जेल में डालें। दूसरा जुमला वही है जो मैंने अभी आपको पहले बोला कि आफ्ताब सुल्तान जो है, उन्होंने बोला कि मैं किसी भी सूरत में ऐसे काम नहीं करूंगा जो फॉर्मर चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल करते रहे थे। इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, ऐसे काम मैं करने पे तैयार नहीं हूँ। जो मुलव्वस होगा, जिसका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत चीज़ें सामने आएंगी, तो उसको तो मैं पकड़ूंगा, लेकिन आपकी फरमाइश के ऊपर ना केस शुरू करूँगा, ना आपकी फरमाइश के ऊपर किसी केस से पीछे हटूँगा। इसमें कुछ ऐसे मुकदमात भी आज सोशल मीडिया के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट से वाबस्ता एक बड़ी ताकतवर शख्सियत के सानी लॉ के हवाले से भी आती नहीं, मेरे पास उसकी अभी तफसील नहीं है, लेकिन आफ्ताब सुल्तान मेरे ख्याल में एक इशू जो उसको फ़ैसला करने में जिसने मजबूर किया होगा वो सियासी नौइयत की मुकदमात बाजी है, जिससे वो पीछे हटना उन्होंने तरजीह दी कि उससे पीछे हट जाए। किसी को अपने काम में मुदाखलत की दूंगा, जो लफ्ज़ उनसे मंसूब किया गया है वो मेडलिंग है कि मेडल करने की अपने काम में किसी को इजाज़त नहीं दूंगा। PDM के नैब मुकदमात पर हाथ हौला रखने के लिए दबाव था कि जो PDM से जुड़ी हुई जमातें हैं, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के कुछ सरकर्दा लोग, उनके ऊपर मुकदमात हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शहबाज शरीफ ने अपना मशीर लगाया हुआ है, उनके ऊपर भी नैब के मुकदमात हैं। तो वहाँ पुश ये थी कि इनके ऊपर गो स्लो रखना है, इनको आहिस्ता आहिस्ता चलाना है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये मुकदमात अपनी मौत आप मर जाएं और ये इल्ज़ाम भी ना लगे कि सारे माफ़ करवा के निकल गए और आहिस्ता आहिस्ता केस भी ख़त्म हो जाए। तो ये वो सूरत हाल है जिससे आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफ़ा मंजूर अब हुआ है और जाहिद की इतला यह है कि यह इस्तीफ़ा इब्तदाई तौर पर 16 फरवरी को दे दिया गया था, लेकिन हुकूमत भी परेशान थी कि इससे सियासी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो इब्तदाई तौर पर तो समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि नहीं मानता तो जाने दो, किसी और को लगा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज वो दिन था जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, जाना है तो जाने दो। लेकिन इसके साथ ही दूसरी डेवलपमेंट जो है वो इमरान खान को नैब की जानिब से नोटिस है और 9 मार्च को ही बुशरा बीबी की भी तलबी है। इमरान खान की नोटिस की कॉपी तो सामने आ गई है। बुशरा बीबी के नोटिस के लिए जब हमने रब्ता कायम किया तो मुझे ये बाकायदा कन्फर्मेशन है कि उन्होंने कहा कि दोनों की तलबी है, लेकिन नोटिस की कॉपी आपको एक ही की मिलेगी। इसके ऊपर मैं आपको थोड़ी सी एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। मकाफ़ाते अमल जिसको कहते हैं ना, वो सबके सामने आता है। और अभी जो आज ये हरकतें, अगर शहबाज शरीफ या इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए कुछ लोग इसका बाजू मरोड़ के ये काम नैब से करवाएंगे, तो कल ये चीज़ें जो आज कर रहे हैं कल उनके सामने भी आएगा। ये अप्रैल 2019 पर है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, तो शहबाज शरीफ, उनकी अहलिया नुसरत और उनकी 2 साहबजादियाँ, उनको नैब से तलब किया गया था। जब नैब ने उनको तलब किया, एक का नाम शायद जवेरिया है और एक का रबिया है और नुसरत उनकी अहलिया का नाम है, तीनों की तलबी हुई। एक हुकूमत में बैठी हुई एक बड़ी अहम शख्सियत ने, उन्होंने, मुझे अभी नोटिस जारी नहीं था होगा, तो उन्होंने कॉल किया और कॉल करके कहा, उस ज़माने में व्हाट्सएप कॉल महफूज समझी जाती थी, तो व्हाट्सएप के ऊपर उन्होंने कॉल करके कहा कि इमरान से बात करो
कि घर की औरतों को नैब में खड़ा करके रुसवाई होती है, इज़्ज़त नहीं मिलती, इस काम से गुरेज करें। तो अगर कोई ऐसा ही मुकदमा है जिसमें वाक़तन उनका करप्शन के किसी केस के अंदर नाम आता है, तो उनको तहरीरी तौर पर सवालात लिख के भेजे जा सकते हैं और तहरीरी तौर पर उसका जवाब लिया जा सकता है। मैं उनका नाम, अगर वो किसी वक्त इजाज़त देंगे तो उनका नाम भी ले दूंगा। एक सरकारी आला ओहदे पर फाइल शख्सियत है। मैंने उनके कहे के ऊपर इमरान खान को वो मैसेज किया कि आपको नुसरत बीबी को या ये जवेरिया है या रबिया है, इसको बुला के तो इज़्ज़त नहीं मिलेगी। हमारे माशरे में ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। आदमी कारोबार करते हैं, अगर किसी ने औरत के नाम के ऊपर अपनी घर की खातून के नाम पे ट्रांजैक्शन की भी है तो आप तहरीरी तौर पर भेजें। जब मुकदमा आगे चलेगा तो फिर आप उसको कर सकते हैं। अच्छा नहीं लगेगा कि घर की औरतें किसी अदालत में या थाने के बाहर खड़ी आपको नजर आएँ, जिस तरह किसी ज़माने में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ ये कुछ किया जाता था। जो करते थे बाद में उनके आगे आया सारा कुछ, लेकिन जब कर रहे होते हैं ना जुर्म, उस वक्त ये सोच आती नहीं। तो इसी तरीके से आज इमरान खान, पता नहीं उस मैसेज के ऊपर उन्होंने कितना उनको पसंद आया होगा या ना पसंद आया होगा, लेकिन 2 रोज़ के बाद, जिस दिन नोटिस सर्व हुआ उसके 2 रोज़ के बाद चेयरमैन नैब जो उस वक्त के थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इनको तहरीरी सवालात भेज दें और इनको तलबी की ज़रूरत नहीं है। ये 2 रोज़ के बाद फिर ये डेवलपमेंट होगी अप्रैल के महीने में। तो आई होप कि वो मैसेज कहीं काम किया होगा या उन साहब ने ख़ुद भी किसी को समझाया होगा कि कुछ अकल करो, ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। लेकिन बहरहाल मैंने उस वक्त मैसेज किया। बुशरा बीबी का जो नोटिस है ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। दुरुस्त नहीं है, जो गलत काम किसी ने किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन स्टार्ट गलत काम का अगर उस वक्त के वज़ीर आज़म से होता है, तोशा खाना में उन्होंने 20% या 50% ये प्रोविज़न थी। इमरान को करना नहीं चाहिए था। मैं 10 दफ़ा कह चुका हूँ कि वो शहबाज शरीफ के ऊपर, यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर, नवाज़ शरीफ के ऊपर नाम ले लेकर कहते थे कि ये वो लोग हैं जो तोशा खाना के तोहफे घर ले गए। एक शख्स के ऊपर कहते थे कितना घटिया आदमी है, वो एक हीरो का हार मिला था टर्किश प्राइम मिनिस्टर से, वो भी ले गया। जब आप दूसरों को घटिया कह रहे हो इस हरकत के ऊपर, तो कम से कम आप तो उस हरकत से कोसों दूर रहना चाहिए ना। तो इमरान को तो तोशा खाना के करीब भी नहीं आना चाहिए। ये कहना कि लॉफुली मैं ले सकता था, बिल्कुल गलत बात है। इमरान की उस बयानिए से है ही उलट बात है। इमरान कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि जिस चीज़ को वो प्रीच कर रहे होते हैं ना, दूसरे को तबलीग करते हैं कि ये काम करो, खुद अपनी ज़ात के ऊपर उसका नफाज नहीं करते। वो घटिया थे, 20% दे के करोड़ों के तोहफे ले जाते थे, तो इमरान नाला और अरफा थे कि वो तोहफे ले गए। लेकिन असूल ये है कि पहले आप इमरान से इन्वेस्टिगेट कर लें। इमरान का अगर कोई कसूर साबित हो और इमरान के साथ उनकी अहलिया का कसूर साबित हो तो आप उनको बुला सकते हैं। लेकिन अभी क्यों भाई, वो कोई उस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रही थी, घरेलू खातून थी, तो आपको अगर उससे पूछना भी है तो तहरीरी सवालनामा भेजना चाहिए। मैं तो इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ। जो कुछ कल किसी ने और ने गलत काम किया था, आज उसको उसकी सज़ा मिल रही है। जो आज गलत करेगा कल को उसको उसकी भी सज़ा मिलेगी। इसलिए कुछ होश के नाखून लें, कुछ ऐसी हरकतें मत करें जिससे तबाही हो जाए। हम करने पे आमादा हैं सारे जने। तो हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसी चले सीधे तरीके से, इसीलिए पाकिस्तान आज तक कभी आगे बढ़ नहीं पाया। लाहौर में एक बड़ी पोलिटिकल डेवलपमेंट ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने काफ लीग का वो ग्रुप जो उनके साथ था उसको PTI में ज़म कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल था कि ये डेवलपमेंट होनी थी। मेरा ख्याल था कि चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ बैठे होंगे और इमरान खान बड़े खुशी से ऐलान करेंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही ने काफ लीग को PTI में ज़म कर दिया। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब को शायद वो वाला लेवल अभी मुयस्सर नहीं है, तो चौधरी परवेज़ इलाही को फवाद चौधरी के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। लेकिन बेस्ट ऑफ लक उनको, नई सियासी जमात मुबारक हो। आज के प्रोग्राम की तरफ आते हैं। सायरा बानो GDA से हमारे साथ हैं, इस्लामाबाद मौला बख्श चांडियो साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और खुर्रम दस्तगीर खान हैं वफाकी वज़ीर तवानाई PMLN से हमारे साथ। सबको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। खुर्रम साहब, ये बुशरा बीबी के नोटिस से स्टार्ट करना चाहूँगा। मैंने बैकग्राउंड इसलिए दी है कि कुछ याद दहानी भी हो जाए कि हम सब क्या क्या हरकतें माजी में करते हैं, ना राज कहाँ खड़े हैं। आपका इसके ऊपर, बुशरा बीबी की तलबी के ऊपर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? जी, ये कोई पसंदीदा बात नहीं है, और हम वो लोग हैं जिन्होंने नुसरत शहबाज और जवेरिया शहबाज और ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ को अदालतों में जाते हुए देखा है। उन पर उस वक्त की जो हुकूमत थी उसका बदतरीन दबाव, पुलिस की मौजूदगी, कारकुनों की मारपीट हमने होते, मैं ख़ुद भी उसका शिकार हुआ हूँ और हमने अपनी आंखों से देखी है। तो ख़वातीन का इस मामले में लाना कभी भी दुरुस्त नहीं है हमारे माशरे के लिहाज से भी। और वैसे भी अगर एविडेंस आएगी जो कि कनेक्ट हो पब्लिक ऑफिस होल्डर के साथ जो इमरान खान हैं, तो फिर ज़रूर उनको ज़िमनी तौर पर सवाल भेज कर, या अगर कभी ज़रूरत है तो बुलाया जा सकता है।
लेकिन फ़र्स्ट स्टेज पर उनको कॉल करना ये गालिबन आफ्ताब सुल्तान साहब का आखिरी अमल था। और हमें बहरहाल अगर माजी से आगे बढ़ना है तो कानून पर ही रिलाय करना होगा और एक दूसरे आपके ख्याल में ये आफ्ताब सुल्तान के दस्तखत से नोटिस जारी हुआ है? क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये जो डीजी नैब रावलपिंडी हैं उन्होंने तलबी की है और उस वक्त आफ्ताब सुल्तान इस्तीफ़ा दे चुके थे। जी मुझे नहीं अंदाज़ा जी, ये तो बाद में जब कोई टाइमलाइन बनेगी तो ये होगा और हमें मालूम होगा। नैब बहरहाल एक अब ऐसा इदारा है जिस ख़ास तौर पे 2018 के बाद जिस तरह उसको सियासी कायदीन को, कारकुनों को के हकूक़ कुचलने के लिए, और ये हकूक़ कुचलने का लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया था साद रफ़ीक को जब ज़मानत दी गई, तो उनके हकूक़ कुचलने के लिए इस्तेमाल हुआ है, इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल हुआ है। और अगरचे उसके कानून लेकिन उन्होंने बोला था कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो बिल्कुल दुरुस्त कहा था अदालत ने कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एक और आपसे सवाल पूछ लूं फिर बाकी में। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज़ तो शायद गालिबन एक ऑब्जर्वेशन में था, लेकिन हकूक़ कुचलने का लफ्ज़ तो एक्चुअली जजमेंट के अंदर शामिल है जो उस जस्टिस साहब ने दी थी। सिर्फ इशू यही है कि हमें खुर्रम साहब एक और आपसे पूछना चाहूँगा, एहतराम की बुनियाद 200 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख में पहला शायद वाक़या था कि किसी गैर मुल्क ने पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत पाकिस्तान को लुटाई थी। आप सब लोगों ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बताया कि किस तरीके से एक बंद लिफाफे के ऊपर इमरान खान ने सारे ला के 200 मिलियन पाउंड कुछ 40-50 अरब रुपया, अब तो शायद नए जो रेट है उसके ऊपर तो शायद उससे भी ज़्यादा रकम होगी, वो रियाज मलिक को बहरिया टाउन को वापस दे दिया और वो रकम सुप्रीम कोर्ट भी जमा होगी। सुप्रीम कोर्ट की आंखों पे भी पट्टी बंदी रही। माजरत के साथ उनकी मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं चाहता, लेकिन एक पैसा जो पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा था वो किसी और को जा नहीं सकता, तो वो गया पैसा। आपकी काबीना के लोगों ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इसके ऊपर चुप साध ली और मेरा तासुर यह है कि ये भी एक केस वजह हो सकता है क्योंकि पीडीएम खुद इसमें रुकावट बनी। आपकी जमात पीडीएम के अंदर मौजूद कुछ शख्सियात नहीं चाहते थे कि इस केस को बुनियाद बनाया जाए। मतलब तोशा खाना की घड़ी इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट जिसके ऊपर नैब तलब कर रही है, लेकिन वो 50 अरब रुपया वापस देना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, जिसके बदले में अलकादिर की ज़मीन भी ले ली, बनी गाला में भी ज़मीनें 200-250 कनाल अलॉट हो गई, उसकी उतनी अहमियत नहीं है। पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का 50 अरब गया तो चला जाए, ये दो अमली क्यों है? नहीं, तो यही हमारी तवक्को तो यही थी कि आफ्ताब सुल्तान साहब बड़े इंडिपेंडेंट आदमी हैं। आज जब उन्हें इस्तीफ़ा दिया, पूरे मुल्क में चल रहे हैं, तो उनको काबीना की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी इदारे की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पास इस केस के मामले में वाकई समझते थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ा अहम मामला है कि पाकिस्तान के अवाम के, और अब तो ये रकम गालिबन 60 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है जो डीवैल्यूएशन हुई है, तो 190 मिलियन पाउंड जो रिकवरी थी जिसको इमरान खान ने गैर कानूनी तरीके से काबीना का भी इस्तेमाल किया और एक फेवर दी एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन को, तो ये आफ्ताब सुल्तान साहब बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे। और मेरी ज़ाती तौर पे, सरकारी तौर पर तो नहीं, लेकिन ज़ाती तौर पर ये तवक्को थी कि वो खुद नोटिस लेकर इस सारे मामले को, जिसका उनको कानून में मुकम्मल तौर पर इख्तियार है कि जो एक नई हद भी मुकर्रर की उससे एक कहीं ऊपर है जो अरबों का केस है, लेकिन ये सारे मामलात एहतसाब के ऐसे हैं कि इन पर गालिबन हमें मज़ीद सोच बचार के साथ कानून साजी इंशाल्लाह करनी है, ताकि ये क्लैरिटी के आए कि कौन से केसेस हैं जिनको बाकायदा तौर पर कानून में इसकी प्रायोरिटी का तयन हो, ताकि फिर ये जो सवाबदीद खत्म हो गए। जी हाँ जी, जिस तरह हमने देखा था बड़ा खुल के साबिका दौर में कि सारे नून लीग के केस होते या पीपल्स पार्टी के केस खुलते थे और पीटीआई के बंद हो जाते थे। सायरा बीबी, जो नैब लॉ अमेंड किया गया उसको भी सामने रख लें, मेरे ख्याल में वो भी एक फैक्टर होगा, क्योंकि नैब लॉ उसकी बात सीखें जो है ना पर्सन स्पेसिफिक हैं, कुछ लोगों को बेनिफिट करने के लिए वो बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने है, आई होप कि सुप्रीम कोर्ट तगड़ी होकर इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग किस्म की जजमेंट पास करे, लेकिन ये एहतसाब हम चाहते कोई नहीं है पाकिस्तान में। अगर आपको फिक्स करना है तो लॉ आपके लिए इस्तेमाल हो जाएगा, आपको बचाना है तो उसी लॉ की हम नाक में रोड़ के आपको बचा भी लेंगे, ये मकसद ये है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये वो कह रहे हैं ना कि दो कौमी नज़रिया, तो मुझे कुछ शुरू में किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ है वो नज़रिया ज़रूरत के तहत हुआ है।
आपने जैसे भी प्रोग्राम में शुरू में कहा कि यहाँ पर तो बिल्कुल ही इन्होंने बात ही सारी चेंज कर दी कि वाकई ये जो नैब बनी थी, नैब बनी तो एक एहतसाब इदारा वो था, लेकिन बाद में उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ही इस्तेमाल उसी वक्त ही मुशर्रफ साहब ने भी तो पीपल्स पार्टी के बंदे तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया उसको। जो भी हुकूमत आएगी वो मुखालिफों पे उनके केसेस वो करने के लिए, और उसके बाद ये सारा कुछ होता है। अल्लाह करे कि मुल्क में कानून की बालादस्ती हो जो कि कहीं नज़र नहीं आ रही। और आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों के, अगर वो गवर्नमेंट आई तो इन लोगों के केसेस पुराने खुले जो कि इन पीडीएम ने आपस में एक दूसरे के ऊपर बनाए हुए थे। अब अगर वो चले गए हैं और आज उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया और जो उन्होंने बात की वो तो बायस शर्म बात है। और मैं कहती हूँ बहुत अच्छी एक तरीके से वो बारिश का पहला कतरा बने। अगर बाकी भी इसी माकूले पे अमल करें और ये करके कि किसी की भी मुदाखलत नहीं चाहिए। अब बाकी जो नाम आए हैं तो क्या आप क्या समझते हैं कि वो सही है? अच्छा, जो नाम चल रहे थे मुझे पता नहीं उनमें कितनी जाम है। जो हमारे ये जो साथी इस पे काम कर रहे थे उनका ख्याल है कि चीमा वाले मामले के ऊपर भी उनके ऊपर दबाव डाला गया। तो अगर नाम में आज मीडिया के ऊपर चलते हुए सुन रहा था तो उसमें तो फवाद हसन फवाद का भी नाम था, चीमा का भी नाम चल रहा था और पता नहीं किसका चल रहा था। बशीर मेमन ने तो खैर रजिस्ट किया पीटीआई को आर्म ट्विस्टिंग के ऊपर, तो वो मेरा नहीं ख्याल है कि उसके ऊपर गलत कहना चाहिए उसको। बस ऐसे यहाँ पर कहाँ ये मौला बख्श चांडियो साहब, जब नैब बनाई गई थी तो उससे पहले एहतसाब सेल होता था नून लीग का, सैफुर रहमान साहब का, उसे इसी काम के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मुकदमात बना के आपके लोगों को अंदर बंद करने के लिए इस्तेमाल होता था। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नैब बनाई तो नैब से उन्होंने नून लीग के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ की और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ की, और पीपल्स पार्टी से ही तोड़ के बंदे पैट्रियट बनाई जिससे उनकी हुकूमत बनी थी ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब की। अब बहुत सी हस्तियाँ इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन कभी भी इंटेंशन हमारी नेक नीति के साथ पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा था ही नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग था। और उस मकसद के लिए ये अदारा बड़ा ठीक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हर ताकतवर हुक्मरान को। आप क्या कहते हैं? आपने आगाज़ में बात की, खुरम दस्तगी मेरे भाई भी आपसे बात कर रहे थे, उनसे आपने पहले सवाल किया और सवाल से पहले चंद जुमले भी कहे। तो जब आप बातें कर रहे थे तो मेरे सामने तो एक बहुत बड़ी फिल्म चल रही थी। मैंने हमारी माँ जैसी कायद बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, उसको कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाठी, पुलिस की लाठी के ज़रिए लहू लहा कर दिया गया। हमें वो मंज़र याद है, वो बैठी हैं, सर से खून बह रहा है, हम तो गवाह हैं। हमने खुद देखा बीबी को मुल्तान के एयरपोर्ट पे घसीटा जा रहा था जेल में लेके जाने के लिए। बीबी को सखर जेल में, क़यामत की गर्मियों में सखर जेल में थी। अभी थोड़े दिन अभी आप देखें आसिफ साहब की बहन को देखें, वो घर में बैठी है, कहीं कोई अब भाग नहीं जा रहे हैं। हम पेशियों पे खुद ब खुद जा रहे थे, हमें लेकर कराची से उठाकर अडियाला जेल डाल दिया। हमारे सामने तो एक पूरी तारीख है इंतकाम की। मैंने खुद देखा कराची की असेंबली के हॉस्टल में राजिज में एहतसाब कोर्टें चली, ये सैफुर रहमान वाली कोर्टें चली, क्या हुआ? हम तो वैसे के वैसे रह गए, वो रुस्वा होके। अब कहाँ है सैफुर रहमान? अब ये एहतसाब नहीं है, ये इंतकाम होता है। एहतसाब को कोई भी महज़ब मुल्क, कोई भी महज़ब सियासतदान और कायद नहीं रद्द कर सकता। एहतसाब क्यों नहीं होगा? जब खुदा के कानून में एहतसाब है तो दुनिया का कानून बगैर एहतसाब के कैसे चलेगा? लेकिन वो हो तो एहतसाब ना, ये तो इंतकाम था। बीबी बेगम साहबा, आसिफ ज़रदारी साहब, अदी फरियाद साहिबा, अभी देखिए आप उससे ज़्यादा बाखबर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी ख़वातीन हैं जो शाही किलों में रहकर आई। आज भी पंजाब में बहुत सारी ख़वातीन जिंदा सलामत हैं, कई इस दुनिया से जा चुकी हैं। हमारी पार्टी की तो दास्तान ही इंतकाम की दास्तान है जनाब। हम मैं क्या कह सकता हूँ? हमने नहीं लिया इंतकाम, हमने कभी नहीं किया। छोड़िए इस बात को, हमने आज नैब के ऊपर आ जाएं। ये भी कमाल, जो नैब की कार्रवाइयाँ हैं, जो नैब की कार्रवाइयाँ जरा उसके ऊपर आ जाएं। नैब की ये जो हरकतें हैं ये पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे का सबब बन रही हैं या करप्शन में इजाफे का सबब बन रही है? क्योंकि 4 सालों में जो सीपीआई इंडेक्स है उसमें हम पहले से नीचे गिर गए। बंदे सारे पकड़ के नून लीग के हमने जेल में डाल दिए, लेकिन करप्शन में बेहतर नहीं हुए, खराब हो गए। मैंने पहले कहा जी नदीम साहब, मैंने पहले कहा यहाँ एहतसाब नहीं है, एहतसाब के इदारे नहीं हैं। ये इंतकाम के लिए बनाए जाते हैं, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाए जाते हैं।
ये पार्टियों को तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, मसनूई पार्टियां बनाने के लिए दिए जाते हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक हुकूमत बनाने के लिए इदारे बनाए जाते हैं। ये एहतसाब तो है नहीं। आप सैफुर रहमान के एहतसाब को एहतसाब कहोगे, मुशर्रफ के एहतसाब को एहतसाब कहोगे, या अब जो खान साहब ने सादिक अमीन, मुसलमान भाइयों, पाकिस्तानियों, झूठ मत बोलना। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुर। बड़ी अच्छी बात आपने की आगाज में कि जो कहते नहीं हो वो करते क्यों, जो करते नहीं हो वो कहते क्यों। पहले तो अपने पे इतला करें। पाकिस्तानियों, झूठ नहीं बोलना। यार आप बच्चों की तादाद नहीं बता सकते, आपको झूठ की पड़ी हुई है। कौन सी बात में आपने सच बताया, आप बताएं। आपको अगर दुरुस्त कदम सब्त में जाना है तो आपको पहले अपना हिसाब करना होगा। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरों को भी गैर कानूनी हिसाब के निशाने पर नहीं लाना होगा, फिर मामला चलेगा। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। खुर्रम साहब, जो सियासी मैदान के अंदर भी डेवलपमेंट्स हैं वो भी अर्थक्वेक से कम नहीं है। सदर साहब ने ख़त लिख दिया 9 अप्रैल को इलेक्शन करवाएं, जो ज़ाहिर तासुर यह है कि 57(1) के नीचे जो इलेक्शन एक्ट है उसमें सदर साहब कर नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन शायद अपनी जगह पे खड़ा रहे और वो लीगल ओपिनियन लेके उन्हें बता दे कि आपका ये दायरा कार ही नहीं है। तो एक इंस्टीट्यूशनल क्लैश की जानब भी हम बढ़ रहे हैं। लेकिन मलिक साहब, जो गुफ्तगू हम पहले कर रहे थे उसमें एक बड़ा अहम सवाल है जो आपके नाजरीन के सामने रखना ज़रूरी है। वो ये कि इस मौजूदा हुकूमत के 10 माह में अपोजिशन के कितने रहनुमा हैं जो कितने दिन नैब की हिरासत में जेल गए हैं, और वो तादाद और दिन सिफर है। हमारे पास तो ऐसे लोग हैं, हमजा शहबाज जैसे, 22-22 महीने जेल में सड़ते रहे, उनको ज़मानत नहीं मिली। और एक लंबी तारीख है, खुद शहबाज शरीफ 11 महीने नैब की हिरासत में रहे, मरीम नवाज़ रहीं, शाहिद खान अब्बासी रहे, मिफ्ता इस्माइल रहे, साद रफ़ीक रहे, हाफिज़ नोमान रहे, एहसन इकबाल रहे। तो नैब का अगर किसी ने सियासी इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल किया है वो इमरान खान है। आज के सियासी मकासद के लिए, इसमें तो दो राय है ही नहीं है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि वो गलत काम अगर तब हो रहा था तो आपने उसी के कदमों पे, नक्शे कदम पे चलना है, या आपने कोई बेहतर मिसाल नहीं। देखिए ना, शराब नोशी में और नशे में कह दिया, फवाद को पकड़ लिया, नशे में शराब की बोतल मिल गई है शेख रशीद के पास, तो हमें कोई अच्छी मिसाल बनानी चाहिए कि हमें यही काम सारी उम्र करते रहना, इस मुल्क को आगे नहीं चलने देंगे। मिसाल ये है कि जब भी सियासी रहनुमा तशद्दुद की धमकियाँ देंगे या बगावत पर उकसाएंगे, जैसा कि साबिक वज़रा ने किया है, तो फिर उन पर कानून का इतलाक़ होगा। लेकिन मैं फिर ये सवाल रखूँगा कि नैब के कानून के ज़रिए अपोजिशन के किसी शख्स को 1 घंटा भी हिरासत में नहीं रखा गया। ये रिकॉर्ड है इस हुकूमत का, जो कि पिछले दौर में अगर आप इकट्ठा करें तो सालों की मुद्दत बनती है। सर ये ज़हन में रखिएगा, आफ्ताब सुल्तान ये इस्तीफा दे दिया है। नहीं, देखिए उनके दूसरा आ जाए, इंस्टीट्यूशनल क्लैश की तरफ आ जाएंगे। थोड़ा सा मामला आगे चलाना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब के ऊपर भी आज बार काउंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सदर साहब का खत और इलेक्शन कमीशन, उधर से एक जज साहब सुप्रीम कोर्ट, उनके ऊपर ऑडियो, और पाकिस्तान बार काउंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक इंस्टीट्यूशनल क्लैश वाली कैफियत है सर, ये कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं है पाकिस्तान। जी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश तो होगा ना जी। ये सदर साहब ने पहली दफ़ा आइन से तजावुज़ नहीं किया। ये सदर साहब ऐसे हैं जिन्होंने गैर आइनी तौर पे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का तकर्रुर करने की कोशिश की, कोर्ट ने बाहर फेंक दिया। इन्होंने नेशनल फाइनेंस कमीशन के कानून में तरीक़ेकार में तब्दीली की कोशिश की। मैं खुद उसमें पटिशनर था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने उसको बाहर फेंक दिया। इन्हीं सदर साहब ने काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था वो अपने दस्तखतों से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजा, कोर्ट ने बाहर फेंक दिया। इन्हीं सदर साहब ने जो है वो सेनेट के इलेक्शन में एक रेफरेंस भेजा, कोर्ट ने बाहर फेंक दिया। तो इनकी एक बाकायदा हिस्ट्री है जो जिसमें सबसे बड़ा जो आई थिंक रिसेंट दौर में हुआ
वो 5 अप्रैल 2022 को जब एक बिल्कुल गलत, और अब इमरान खान खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि झूठी बुनियाद के ऊपर गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से असेंबली को तहलील किया गया और उस पर सदर साहब के दस्तखत हैं। तो इनका एक रिकॉर्ड है इस किस्म की आइन से तजावज़ का। ये पहली दफ़ा वाक़या नहीं हुआ। मेरी अभी भी उनसे यही तवक्को है और इस्तदा है कि आइन को एक दफ़ा गौर से पढ़ें। जिस शिक का उन्हें हवाला दिया है वो उनको बाउंड करता है कि वो इलेक्शन कमीशन से प्रॉपरली कंसल्ट करें, उसके बाद कोई अमल करें। लेकिन जब तक कंसल्टेशन नहीं होती, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कोशिश की, मुझे तो मिलने कोई नहीं आया, लिहाजा मैं जो हूँ वो खुद अपना फैसला दायर करके डेट दे दूंगा। तो इनको ये जो आइनी तजावज़ है, सदर बाउंड है। आइन ये कहता है कि जहां तक आइन उनको बराह रास्त किसी चीज़ की इजाज़त ना दे, वो बाकी तमाम मामलात में वज़ीर आज़म की एडवाइस के पाबंद है। ये बुनियादी बात है। और इलेक्शन एक्ट जो है वो आइन से मावरा नहीं हो सकता। तो उनको सदर साहब का ये अमल जो है वो गैर आइनी है, आइन से तजावज़ है। और मुझे अभी भी ये तवक्को है कि वो इसको विड्रॉ करके आइन को अपना रास्ता देंगे कि वो अपना जो आइनी इदारे हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है वो अमल दरामद करवाएं। सायरा बीबी, जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है, मैंने आपको ये सदर साहब के ख़त की मिसाल दी, आपसे भी चाहूँगा इसके ऊपर राय। एक कंप्लीट ब्रेकडाउन वाली कैफियत नहीं आपको नज़र आएगी? चेयरमैन नैब इस्तीफ़ा दे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ पहले ऑडियो आई है, आज सुप्रीम कोर्ट बाहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। सदर साहब इलेक्शन कमीशन को वो ख़त लिख रहे हैं जिसके ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क है। कभी एक्सरसाइज ऐसे हुआ नहीं है वो इख्तियार जो सदर साहब करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में कह रहे हैं आपका इख्तियार ही नहीं है भाई। मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ना जानबूझकर उलझाया जा रहा है, चीज़ों को इतना इधर से उधर किया जा रहा है। और मतलब लोग सियासतदानों पे भरोसा करने को तैयार नहीं है, गालियां पड़ रही हैं। इलेक्शन की डेट, अगर सदर साहब ने ये गलत किया है तो आप इलेक्शन की डेट देख के सब कुछ सही कर देना। और 90 रोज़ की पाबंदी है। 90 रोज़ की पाबंदी है। मतलब ऐसी कौन सी है? पहले बहाना बनाया कि भाई फंड्स नहीं है, बाकी सब चीज़ों कामों के लिए मराद दे रहे हैं आप लोग। SAPMs की भरमार, काबीना 85 हो गई और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। फिर कभी पता चलता है कि गाड़ियाँ आ रही हैं, ये आ रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए पैसा है। सिक्योरिटी की बात की कि जी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। वो PSL के मैच हम लोगों के सामने हैं कि सब वहाँ पर सिक्योरिटी दे रहे थे और कराची में फिर दहशत गर्दी का वाक़या हुआ कि नाक तले से गुजर के वो दहशतगर्द वहाँ पर पहुँच गए। सामने आर्मी ग्रेवयार्ड, गोरा कब्रिस्तान, CSD, पूरा आर्मी का एरिया, उसके सामने वहाँ पर दहशतगर्द पहुँचे हुए, ये सवालिया निशान। और दूसरा, कहीं मैंने पढ़ा था कि जब हुक्मरान खुद गर्ज, उल्मा मसलहत पसंद, अवाम खौफो हरास में, वो कहते हैं राजी बरज़ाए हाकिम, और जो दानिश्वर वो खुशामदी हो जाएं और इदारे खोखले हो जाएं, तो ये जमहूरियत साइड पर होती है और फिर हम आमरीत को रास्ता देते हैं। और हम जैसे जो वो कहते हैं ना कि तरक्की पजीर ममालिक हैं, यहाँ पर खुद बुलाया जाता है। यहाँ पर मैं माशाल्लाह की बात कर रही हूँ कि ये खुद बुलाया जाता है। अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल हो, लेकिन जो पाकिस्तान में पैदा हो रही है, जो सियासी शरीर बनने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और फिर वो कहते हैं ना कि वो फिर जब ऊंट खेमे में आके बैठ जाएगा तो ये खसियाने बदुओं की तरह बाहर बैठे हुए होंगे और अपने से ज्यादा कोई गबी दूसरा ऊंट ढूंढ रहे होंगे जिसके कांधे पर सवार होकर ये वापस अपने खेमे में आए। तो खुदा के लिए पाकिस्तान पे रहम करें। आप ये चांडी साहब से भी इस पे ओपिनियन ले लें। चांडी साहब आप फरमाइएगा, ये रास्ता हमें किसी और तरफ ले जा सकता है? सियासतदान मामला फहमी करें, पाकिस्तान के मसाइल को देखें, लोगों के हालात देखें। आप दुरुस्त कह रहे हैं। मेरी बहन भी अच्छी बात कर रही है, गलत बात वो भी नहीं कर रही है। लेकिन ये सारे का सारा तबसरा इमरान खान साहब पे फिट है। और जो पाकिस्तान में सियासत को गाली बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था, जो अल्लाह करेगा रुक जाएगा, कि सियासत से बेजार किसने किया? ऐसी जबान जो वज़ीर आज़म साहब और इतने बड़े लीडर इस्तेमाल कर, वो पाकिस्तान में सियासत में किसी ने इस्तेमाल की नहीं। ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा, ब्रेक ले लें जी, वापसी पे दोबारा यहीं से बात शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एक बहुत ही वेरी वेल नोन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं ताहिरा अब्दुल्ला, तो उन्होंने मैसेज किया कि F9 पार्क में एक बच्ची के साथ ज़्यादती का वाक़या हुआ था। उस वाक़े के बाद जो मुलज़िम थे, जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो इस वाक़े में मुलविस हैं, उस खातून ने, मुतासरा खातून ने उनको पहचान भी लिया और पहचानने के बाद गिरफ़्तारी हो जाती है, लेकिन फिर कहीं पुलिस मुकाबला होता है और वो दोनों मारे जाते हैं। तो उनका मुतालबा है
और उनका एक बाकायदा विमेन एक्शन फोरम है जिसका ये मुतालबा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि मावराए अदालत ये कत्ल हुआ कैसे, क्योंकि जिन लोगों ने ये जुल्म किया था उस बच्ची के साथ उसकी बाकायदा तहकीकात के नतीजे में तो उन्हें सज़ाए मौत होती तो उसको वेलकम करना चाहिए था, लेकिन किसी गैर कानूनी तरीके से अगर आप किसी को मार देंगे तो वो वेलकम मूव नहीं है। हो सकता है वो 10 और जगह पर जराइम में मुलव्वस हों जिसकी तहकीक सामने आनी चाहिए थी। एक और वाक़या है इसी तरीके का जो बलूचिस्तान में सामने आता है और एक ख़ातून है उसकी वीडियो मैसेज सामने आती है और वीडियो मैसेज में वो कह रही हैं कि उनकी बच्ची जो है वो किसी सरदार के कब्ज़े में है, खेतरान अब्दुलरहमान खेतरान के कब्ज़े में है और वो उसके साथ ज़्यादती कर रहा है और जुल्म कर रहा है और उसके बच्चे उसके कब्ज़े में है, उसको जान छुड़वाई जाए और कुरान पाक का वास्ता देती है। आज उसकी लाश मिलती है और उसके 2 बच्चों की लाश मिलती है। तो मैं पहले आपसे बीबी सायरा चाहूँगा कि इसके ऊपर बात करें। अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होता है जब इस तरह की हरकतें होती हुई हैं। F9 पार्क में कोई बच्ची चली गई है पार्क के अंदर तो उसके साथ ज़्यादती जुल्म हुआ। वहाँ वो खातून है वो अपनी भी दुहाई दे रही है, अपनी बेटी के लिए भी दुहाई दे रही है और आज उसकी लाश मिल जाती है। किसी को पुछ पड़तीत है ही कोई नहीं है, पकड़ने वाला काम कोई नहीं। यहाँ पर आई एम सॉरी फिर वही बात है ना कि बात कहीं से कहीं निकल जाती है, आप पर वो फतवे लग जाते हैं और लेकिन कहीं कहीं आइन कानून है कि मैं कह रही हूँ कि ज़मीन क्यों नहीं फटी, आसमान क्यों ना शक हुआ कि मतलब ये मुझे बताएं कि ये बाकी चीज़ें तो चलें ठीक है जो ये कर रहे हैं हम लोगों के साथ। मैंने जैसे पहले बोला कि जानो माल की हिफाजत ही नहीं है, मतलब कि दिल कलेजा फट गया कि वो चंद दिन पहले आपको दुआएं दे रही हैं मगर यहाँ पर हमारे यहाँ पर लोग आपस के झगड़ों में वो लगे हुए। मतलब जैसे अभी ये ख़वातीन की बात हो रही थी कि हमारी को ये कर दिया, हमारी को वो कर दिया, वो भी हमारी है, वो भी हमारी है। यहाँ पर ये एक जेल नहीं है, ऐसी 10 जेलें हैं और ये ज़मीन पे खुदा बन के बैठे हुए हैं। लेकिन उसकी सारी अब्दुलरहमान खेतरान है या उसने कहा या मेरा बेटा है, तो दोनों को पकड़ के अंदर बंद करें, 2 दिनों में जवाब मिल जाएगा कौन मुलव्वस है। आप मुझे बताएं कि जो सहाफ़ी कत्ल हुए, अजीज मेमन के क्या कातिल गिरफ्तार हुए, 10 और सहाफ़ी हैं, नाज़िम जोखियों का केस आपने देख लिया, दुबई में बैठे उन साहब के वोट्स यहाँ पर चाहिए था, उनकी वहाँ से बेल होकर यहाँ पर बुला लिया। कोई कानून है नहीं। मैं जंगल का कानून इसलिए नहीं कहूँगी कि जंगल का भी कोई कानून होता है, वहाँ पर भी दस्तूर होता है कि शेर का पेट भर जाए तो वो शिकार नहीं करता, कभी सैलाब आ जाए तो एक ही तख्ते पे चीता, गिलहरी, बकरी, शेर अपनी जान बचाते हैं लेकिन एक दूसरे पे हमला नहीं करते। जानवर हैं ये लोग, वो जानवर नहीं है, जानवर हम लोग बैठे में। और ये अज़ाब इलाही को दावत देना है, ये तो एक वाक़या आपको पता चल गया, वरना आपको भी पता है कि यहाँ पर सरदारी निज़ाम में और वडेरा निज़ाम में होता क्या। यहाँ पर इनकी निजी जेलों में लोगों को इन लोगों ने ऐसे कैद किया और इनकी पुष्ट पनाही करने वाले ये असेंबली में ही बैठे हुए हैं। इस खेतरान पे कोई हाथ डाल सकता है? नहीं, बिकॉज वो यहीं पर ही बैठे किसी सरदार का भांजा भतीजा होगा, इतनी हिम्मत है, लेकिन नहीं डाल सकते क्योंकि हमारे वजीर दिफा के फौज जिनका झैली इदारा है वो आके इतना बेबसी से गोल्फ कोर्सेज के ऊपर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम लोग तो डिफॉल्ट कर चुके हैं और FIR उनके नाम से जिसका चीता यहाँ पर लोगों को जख्मी कर दिया, वो नामालूम के खिलाफ हो गया। तो खेतरान के मोहल्ले वाले उसका नाम लिख रहे हैं कि ये उसका नाम है, ये घर का एड्रेस है, तो FIR नामालूम के खिलाफ। खुर्रम साहब आपसे चाहूंगा इसके ऊपर खास तौर पर खेतरान के ऊपर तो पहले आप कमेंट करें, पकड़ के उसको गिरफ्तार करें सर, 2 दिनों में जवाब मिल जाएगा। जी देखिए ना, ये कानून ये भी नहीं कहता, अगर हमने एक वाकई ही कानून को फॉलो करना है तो फिर उसको बाकायदा तौर पे गिरफ्तार करके कानून के तहत उससे तफ्तीश होनी चाहिए। हम जिन सबूत और शवाहिद की हम तवक्को करते हैं तमाम मामलात में, वो इस मामले में भी सामने आने चाहिए। और मुझे ये बिल्कुल तवक्को है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान इसका नोटिस लेंगे और इसको परसू करेंगे। जिस तरह हमें हर जगह ऐसी जुल्म का सामना है, बेशुमार हालिया वाक़यात हुए हैं जिनका कोई फिर पुरसाने हाल नहीं हुआ। अगर आपको याद हो, साहिवाल में एक पूरे ख़ानदान को गोलियों से मार दिया गया था, वो किसी को सज़ा नहीं हो सकी। उसके बाद यहाँ पाकिस्तान के दारुल खिलाफे में अबसार आलम को गोली लगी, कोई उसका हम नहीं ढूंढ सके जो हुकूमत थी उस वक्त की। इस तरह एक लंबी लिस्ट है और ये हम सब का चैलेंज है बतौर मेंबरान पार्लियामेंट कि ये जो हाकमियत है वो उसको कायम करने के लिए हम सब के लिए कोशिश करनी है।
लेकिन यहाँ ये भी तो है ना कि जी वो जो खुद सबसे बड़े दावेदार थे कि नहीं दो नहीं एक पाकिस्तान होना चाहिए, उन्होंने कल किस तरह अदालत का जो वकार था उसको ताराज किया। और बात हो रही थी उस खातून की कि उस पर जुल्म हो गया, हम मोड़ के अदालत की तरफ लेकर आ गए। तो कानून है ही नहीं भाई इस मुल्क में। जी नहीं, जुल्म का वाकया बलोचिस्तान वाला। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर अदालत जो है इस किस्म की ढील देगी सिर्फ इस बुनियाद पे कि कोई शख्स जो है वो लीडर है, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर भी एक बंदा गवाही देकर गया।